जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे सेशन दोस्तों, ये बिहार बीएड के लिए लेके आए हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2024। जैसे आप लोगों की मांग थी कि सर हाँ, ये अरिहंत पब्लिकेशन का लेके आए, तो अरिहंत पब्लिकेशन का मैंने लाया है। देखिए इसमें जो दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। राज्य स्तरीय है, बीएड द्विवर्षीय है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है सो देखिए एक बार। ये तो किस पब्लिकेशन का है? अरिहंत का है। देखिए इसमें पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक टॉपिक पर अध्यायवार नोट्स दिया है। कहने का मतलब कि जो भी, जैसे सपोज करिए समास है, ओके, ये समास है। समास जैसे पूरे डिटेल्स में दिया हुआ, ठीक है। इसके जस्ट बाद एमसीक्यू भी दिया है, एमसीक्यूज दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको लगभग, हमें लगता है जैसे समाज से है, समाज से आपको 50 क्वेश्चन, फिर संधि, संधि से 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में सभी चैप्टर वाइज दिया हुआ है। एमसीक्यू लगभग आपको बता दे, एमसीक्यू 3000 प्लस है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है ना, प्रैक्टिस सेट के लिए 3000 प्लस एमसीक्यू है। ऑल सब्जेक्ट का है, जैसे इंग्लिश का है, हिंदी का भी है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड्स का है, रीजनिंग का है, सभी चीज़ का है इसका एमसीक्यू 3000 प्लस। तो आप लोग जैसे कमेंट करिएगा तो ये भी पढ़ा दूंगा, यदि नहीं करिएगा कमेंट तो ये नहीं भी पढ़ाऊंगा। और देखिए दूसरा क्या है कि 6 दिया हुआ है सॉल्व पेपर 2023 से लेकर 18 तक का। ये तो मैंने पहले ही करा दिया प्रीवियस ईयर का, 18 से लेकर 2023 का मैराथन में क्लास भी करा दिया, इसका मैंने सेट प्रैक्टिस भी करा दिया है। और इसमें एक प्लस पॉइंट दिया है कि 3 प्रैक्टिस सेट दिया है ना। तो ये 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग अभी करने वाले हैं, जिसमें आज जो होने वाली है ये सेट प्रैक्टिस नंबर 1 होने वाली है इसकी। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं कैसी है इसकी सेट प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए बनाते हैं। आप हमारे दोस्तों नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, विषय वस्तु में दिखा रहा है। पहले तो करंट अफेयर दिया हुआ है। करंट अफेयर आप खुद अपना से पढ़े, जो बुक पढ़ते हैं वो बहुत ही बेटर है, जो भी पढ़ते हैं। देखिए 2023, 22, 2021, 20, 19, 18 ये सभी मैंने करा दिया है। इसका मैराथन क्लासेस भी मैंने करा दिया है। देखिए जैसे जनरल इंग्लिश है, इसमें बोल रहा है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, ये सिंबल, साइनोनिम, एंटोनिम, आइडम एंड फ्रेज, ये सभी सेक्शन से 50-50 एमसीक्यू, 100-100 एमसीक्यू ऐसे दिए हुए करके, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, लास्ट में दिया हुआ है ना 1 से लेकर 3 प्रैक्टिस सेट, यही करने वाले हम लोग अभी। देखिए ये पैटर्न आपको पता होगा कि कितना पूछता है इंग्लिश। इंग्लिश 15 क्वेश्चन पूछता है पूरे 15 मार्क्स के लिए। हिंदी कितना पूछता है? 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। और आपका रीजनिंग जो पूछता है वो 25 को रीजनिंग पूछता है 25 मार्क्स के लिए। और सामान्य ज्ञान मतलब जीके जीएस बोलिए तो 40 क्वेश्चन पूछता है 40 नंबरों के लिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपको 25 नंबर का पूछता है पूरे 25 नंबर के लिए। तो ये है आपका पैटर्न, है ना, सब्जेक्ट का। तो ऐसे हम लोग, चलिए से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो सेट प्रैक्टिस अपना लेकर आए हैं, देख रहे हैं बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? पहले है कंप्रीहेंशन से, है ना। चलिए इसे देखते हैं क्वेश्चन क्या बन रहा है। हमारे पास डायरेक्शन क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। हमें रीड करना है फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमें इसे पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इस पैसेज में कहा गया है। बोल रहा है क्या, जर्नलिस्ट आर्ग्यू ओवर फंक्शन ऑफ न्यूज़पेपर। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि पत्रकार जो है एक समाचार पत्र के कार्य पर क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं ना। अ फील दैट अ प्रिवेंशियल पेपर्स purpose is not only a present and project the news objectively and imaginatively। कहने का मतलब है, मुझे क्या लगता है कि एक प्रांतीय जो अखबार का उद्देश्य न केवल समाचार को वस्तुनिष्ठ और काल्पनिक रूप से प्रस्तुत करता है और पेश करना है, बट टू हेल्प इट्स रीडर्स टू एक्सप्रेस themselves more effectively, बल्कि अपने पाठकों को खुद को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने, कैनलाइजिंग देयर एप्रिसिएशन, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने, मेकिंग मोर एक्चुअल देयर डिमांड्स, उनकी मांगों को और अधिक स्पष्ट करने में मदद करना है। अ न्यूज़पेपर शुड रिलेफ्ट reflect the community is servers, warts and all।
एक समाचार पत्र को उस समुदाय को प्रतिबंधित करना चाहिए जिसकी वह सेवा करता है, जो सभी का सेवा करता है। When the mirror is held, when the mirror is held to society, it reveals neglect, injustice. When the mirror is held to society, it reveals neglect या फिर injustice, ignorance और complacency। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब दर्पण को समाज के सामने रखा जाता है तो यह उपेक्षा, अन्याय, अज्ञानता और आत्मसंतुष्टि को प्रकट करता है। It should help to eradicate them। उन्हें खत्म करने में क्या करती है? मदद मिलनी चाहिए, जो अज्ञानता, अन्याय और उपेक्षा को प्रकट करते हैं। आत्मसंतुष्टि को जो प्रकट करते हैं उन्हें खत्म करने में मदद मिलनी चाहिए। It would be pretentious to think that a newspaper can change the course of world affair, but at the limit, at local limit, it can exert influence, it can prove, it can help get things done। कहने का मतलब है कि यह सोचना दिखावा होगा कि अखबार जो है विश्व मामलों की दिशा बदल सकता है, लेकिन स्थानीय सीमा पर वह प्रभाव डाल सकता है, जांच कर सकता है, काम पूरा करने में मदद भी कर सकता है। थिंक डन, द individual's voice must not be satisfied. Instead, the readers should be encouraged to express their opinion, fears, hopes, and their grievance on this platform। व्यक्ति की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए, इसके बजाय पाठकों को इस मंच पर अपनी राय, भय, आशाएं और अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि इसके बारे में कि न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर जो है कैसे अपने वर्ल्ड पे छाप छोड़ता है, कैसे किसी से डरता नहीं, कैसे कोई बात फ्रैंकली बोलता है और उस पे जो है हम लोग को भी मदद मिलती है कि कोई भी शिकायत हम लोग किसके तहत कैसे जांच ये करें, शिकायत करें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहित मिलता है ना। तो देखिए इसी से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, कह रहा है कि व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ न्यूज़पेपर, क्या है इसका बताइए। समाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाचार का मुख्य उद्देश्य बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रोजेक्ट न्यूज, प्रोजेक्ट न्यूज ऑब्जेक्टिवली एंड इमेजिनेटिवली। मतलब कहने का मतलब है कि समाचार को वस्तुनिष्ठ और काल्पनिक ढंग से प्रोजेक्ट करे। देखिए दूसरा क्या है, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन ब्लंट वे, मतलब तथ्यों को टूट तरीके से दिखाए, टूट करके और प्रस्तुत करे। अगला देखिए, इनकरेज द रीडर्स टू प्रिवेंटियस, कहने का मतलब है पाठकों को दिखावा करने के लिए प्रोत्साहित करे। या फिर लास्ट जो है, एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डिविजुअल, कहने का मतलब व्यक्तियों पर प्रभाव डालना। तो आप देख रहे हैं ना ये सभी गलत आ रहे हैं। मतलब करेक्ट आंसर कौन मिला है आपको? करेक्ट आंसर ये मिला है, यह क्या करना है कि समाचार को वस्तुनिष्ठ और कल्पनाशील जो है ढंग से प्रोजेक्ट करे। करेक्ट आंसर क्या बना? ए बना। अगला देखिए, इन दिस पैसेज द राइटर हाईलाइट्स द फैक्ट दैट, कौन सा किए हैं इस लेखक जो है इस पैसेज में कौन से तथ्य पर प्रकाश डाले हैं? पहला क्या है देखिए, न्यूज़पेपर कैन इरेडिकेट इनजस्टिस, मतलब समाचार पत्र अन्याय को मिटा सकते हैं। दूसरा क्या है, जर्नलिस्ट डिफर इन देयर ओपिनियन ऑन द फंक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर। दूसरा है कि किसी समाचार पत्र के कार्य पर पत्रकारों की राय अलग अलग है। तीसरा है, अ न्यूज़पेपर शुड रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी इट सर्व्स, मतलब एक समाचार पत्र को उस समुदाय के प्रतिबिंब करना चाहिए जिसकी वह सेवा करता है। और न्यूज़पेपर शुड ओनली कंसर्न ऑन लोकल अफेयर्स,
कहने का मतलब है कि एक समाचार पत्र को केवल स्थानीय मामलों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नहीं, ये तो पूरे तरह से गलत है। यहाँ पे न्यूज पेपर शुड रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी इज सर्वर्स, मतलब एक समाचार पत्र को उस समुदाय के प्रति प्रतिबिंबित करना चाहिए जिसकी वह सेवा करता है। ये बात तो सही है। देखिए, जर्नलिस्ट डिफर्स इन देयर ओपिनियन ऑन द फंक्शन ऑन अ न्यूज़पेपर, मतलब कि किसी समाचार पत्र को कार्य पर पत्रकारों की राय अलग अलग होती है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, न्यूज़पेपर कैन इरिडिकेट इनजस्टिस, मतलब समाचार पत्र को अन्याय को मिटा सकते हैं, समाचार पत्र अन्याय को मिटा सकते हैं? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता इस बात में। तो यहाँ पे हमारा जो बात है, एक न्यूज़पेपर शुड रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी इज सर्वर, मतलब एक समाचार पत्र को उस समुदाय को प्रतिबंधित करना है जिसकी वह सेवा करता है। इसके बारे में पैसेज में लिखा गया है। हाउ कैन अ न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस लोकल अफेयर, कोई समाचार पत्र स्थानीय मामले को कैसे प्रभावित कर सकता है, बताइएगा। देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन थॉट, हाफ ट्रस्ट, मतलब आधे सत्य के माध्यम से जनमत को प्रभावित करे। दूसरा क्या है, देखिए, अ फोकसिंग ऑन वर्ल्ड अफेयर, मतलब विश्व मामले पर ध्यान केंद्रित करे। यह भी गलत होगा, सिर्फ विश्व पे ही करे, लोकल पे नहीं, तो ये भी गलत है। बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन दैट देयर हाफ ट्रस्ट, मतलब कि आधे सत्य के माध्यम से जनमत को प्रभावित करे, नहीं, पूरे सच होनी चाहिए। देखिए, बाय प्रोबिंग इनटू अ इल्स ऑफ सोसाइटी एंड रैलिंग सपोर्ट फॉर चेंज, तो क्या बोला है यहाँ पे कि समाज की बुराइयों की जांच करके और बदलाव के लिए समर्थन जुटाए। बात तो बिल्कुल सही बोला इसमें। बाय इनकरेजिंग द रीडर्स टू एक्सेप्ट देयर ग्रेवियंस, कहने का मतलब है कि पाठकों की उनकी शिकायतों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करे। ऐसा कुछ बात नहीं है। तो आंसर क्या बना हमारा? राइट आंसर ऑप्शन सी बना करेक्ट, कि जो सामाजिक बुराइयों को जांच करने और जांच करके बदलाव के लिए समर्थन जुटाए, वही होता है समाचार पत्र के स्थानीय मामलों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है कैन, हाउ कैन द रीडर एयर देयर ग्रेविडेंस, ग्रेवियंस बताइए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोल क्या रहा है कि पाठक जो है अपनी शिकायतें कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं पाठक। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। बाय राइटिंग टू देयर लोकल न्यूज़पेपर, मतलब अपने स्थानीय समाचार पत्र को लिख करके। दूसरा क्या है, बाय राइटिंग अ जर्नलिस्ट, मतलब कि पत्रकारों को लिख करके। तीसरा है और सपोर्टिंग द लोकल न्यूज़पेपर, मतलब स्थानीय समाचार पत्र का समर्थन करके। चौथा है बीइंग कंप्लेंट, मतलब कि संतुष्ट होकर के। तो क्या कहेंगे बताइए, कंप्लेंस्ट। तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बाय राइटिंग देयर अ लोकल न्यूज़पेपर, आंसर ये बनेगा। कैसे शिकायत व्यक्त कर सकते हैं? अपने स्थानीय समाचार पत्र में लिख करके। अगला प्रश्न देखिए। द एक्सपेंशन वॉर वर्ड्स एंड ऑल इन द पैसेज मीन्स, कहने का मतलब है कि ये जो गद्यांश दिया है, मौसा और शब्द, शब्द जो है, शब्द का अर्थ क्या है इसमें? वर्ड्स एंड ऑल दिया था इसमें वर्ड, उसका मतलब क्या पूछा गया इसमें? तो देखिए क्या है, द रीडर्स ग्रेवियंस, मतलब कि पाठकों की शिकायतें। दूसरा क्या है, और कम्युनिटी द कम्युनिटीज प्रॉब्लम, मतलब समुदाय की समस्या। तीसरा क्या, होप्स एंड फियर्स, आशय एवं भय। चौथा है विथ नो अटेम्प्ट्स टू काउंसिल ब्लेमिस और इंडिक्वेंस, कहने का मतलब है दोषों और अपर्याप्तताओं को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोषों या अपर्याप्तताओं को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है इस पैसेज में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज, क्या है? टू गिव अ पर्सन, टू गिव अ पर्सन टू गुड सोल्जर। तो बताइए इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मतलब कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का कंधा कैसा है? ठंडा है। टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर।
बताइए क्या होगा। क्या टू शो ऑन इंटरेस्ट, टू बी हम्बल, टू थर्मन, या फिर टू ट्रीट कोल्डली। कहने का मतलब है कोई यहाँ पे टू शो ऑन इंटरेस्ट मतलब कि कोई दिलचस्पी नहीं दिखाना, या फिर दूसरा टू बी हम्बल मतलब विनम्र होना, टू थ्रीटेंट मतलब कि धमकी देना, चौथा क्या है टू ट्रीट कोल्डली मतलब ठंडी इलाज करना। तो बताइए क्या आंसर बनेगा आपका। आंसर, करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका। करेक्ट आंसर बनेगा टू शो ऑन इंटरेस्ट। राइट आंसर ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है हमारा, ही बिहेव्स लाइक कोवर्ड। लाइक कोवर्ड मतलब उसका व्यवहार कैसा है, तो उसका व्यवहार, वह जो है कायरो जैसा व्यवहार करता है। कैसा करता है, कायरो जैसा। कोवर्ड, तो आंसर देखते हैं क्या है। कोवर्डली मतलब कायरतापूर्ण, इन अ कोवर्डली मैनर मतलब कायरतापूर्ण तरीके से। तीसरा है एज इफ ही वॉज क्राउड, मानो वह कायर हो। चौथा है सेम वही बी जैसा दिया हुआ है, एट अ क्राउडली मैनर मतलब कायरतापूर्ण तरीके से। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताइए। वह कायरो जैसा व्यवहार करता है, यानी उसकी कैसी है तरीका, कायरतापूर्ण है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड। क्या है, एम्पल। एम्पल क्या है यहाँ पे, एम्पल का हमें क्या निकालना है, पर्यायवाची। तो देखिए सफिशिएंट, सफिशिएंट मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स क्या होता है, तेज होता है। डिटेल्ड, डिटेल्ड मीन्स विस्तृत होता है। और ह्यूज मीन्स क्या होता है, विशाल। तो बताइए आंसर क्या बनेगा इसका। एम्पल का आंसर बनेगा आपका सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। करेक्ट आंसर बनेगा सफिशिएंट। अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है क्या है बताइए, अवसर होता है ना। तो बताइए इस अवसर का जो है विलोम शब्द क्या होगा। देखिए प्रॉपर टाइम मतलब क्या, उचित समय। हाई टाइम क्या उच्च समय। डेस्टिनी क्या नियत, क्या नियति है। अगला देखिए अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। तो बताइए अवसर का क्या बनेगा। करेक्ट आंसर का करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट आंसर अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें। बोल रहा है क्या कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेट द कंप्लीट, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। देयर इज ओनली डैश मिल्क लेफ्ट इन द बोतल। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है इसमें कि केवल डैश बोतल में दूध रह गया है। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, इनफ मतलब पर्याप्त रह गया है, अ फ्यू मतलब कि कुछ रह गया है, मच बहुत ज्यादा रह गया है, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे कि केवल थोड़ा बोतल में दूध रह गया है ना। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी बन जाएगा, अ लिटिल। अगला प्रश्न देखिए। अब इस सेंटेंस के ऊपर है देयर इज ओनली अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल मतलब कि केवल थोड़ा सा बोतल में दूध रह गया है। अगला क्वेश्चन देखें। इफ दे डैश द पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सीट इट। कहने का मतलब है कि यदि वे डैश, यदि वे डैश उस चित्र को नीचे कर दे तो लोग ऐसे कर सकेंगे, इसे देखें। तो क्या कर सकते हैं देखिए, हैंड, हैंग, हंग या विल हंग। कहने का मतलब है कि फांसी पर लटका दिए जाएंगे, या फिर लटकाओ, या फिर लटका हुआ, या फिर फांसी होगी। तो करेक्ट आंसर इसकी क्या बनेगी बताइए। करेक्ट आंसर इसकी बनेगी ऑप्शन नंबर सी, हंग। हंग कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, हंग कहने का मतलब है कि लटका हुआ। यदि वे लटका हुआ उस चित्र को नीचे कर दे तो लोग ऐसे कर सकेंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हंग मीन्स क्या होता है यहाँ पे आप समझे ना, इसका मतलब होता है लटका हुआ।
लटका हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए कि बीइंग अ फिलेंथ्रोपिस्ट ही डैश दिस इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि एक परोपकारी होने के नाते उन्हें डैश यह संस्था बनाई है। क्यों बनाई है? फाउंडेड मतलब स्थापित किया है। वॉज फाउंडेड मतलब की स्थापना की गई थी। फाइंड मतलब खोजा या फिर फाउंड मतलब पाया गया। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा फाउंडेड। राइट आंसर ए बनेगा यहाँ पे। मतलब स्थापित किया, मतलब यह परोपकारी होने के नाते उन्हें स्थापित किया, यह संस्था बनाई। अगला देखिए फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इसमें सही वर्ड बताना है कौन है। तो देखिए प्रोडिकल। ये प्रोडिकल क्या होता है? प्रोडिकल, प्रोडिकल क्या करेक्ट दिख रही है? नहीं। अगला देखिए पेनेचुअल, ये भी नहीं है। अगला देखिए पेनेसियल, पैलेसियल ये भी नहीं है। आप देखेंगे पेरेंशियल, पेरेंशियल आपका जो है करेक्ट यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब होता है क्या? 12 मासी। पेरेंशियल मीन्स होता है 12 मासी। तो करेक्ट आंसर डी बनेगा आपका। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। देखिए क्या दिया हुआ, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दिया गया है वर्ड, वह वाक्य को हमें चुनना है जिसे दिए गए वाक्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। देखिए शरण और सुरक्षा की स्थान, अ प्लेस टू रिफ्यूज एंड सेफ्टी। शरण और सुरक्षा के स्थान, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए उसे क्या बोलते हैं? सैनिटरिज्म। कहने का मतलब है सैनिटोरीज, सैनिटोरियम, या फिर एसल्म्स मतलब असलम्स बोलेंगे, या फिर नर्सरी बोलेंगे, या फिर रिसोर्ट बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसे बताइए? करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, असलम बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? असलम। अ प्लेस टू रिफ्यूज एंड सेफ्टी, शरण और सुरक्षा का स्थान असलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। दिस, देखिए क्या दिया है सेंटेंस, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन, और यहाँ पे दिया ऑप्शन डी, नो एरर। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन, कहने का मतलब है यह घड़ी जो है उस घड़ी से बेहतर और अधिक महंगी है। इसमें कौन सा करेक्ट गलत होगा बताइए? हैज इन एरर, तो इसमें गलत होगा आपका। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे दिस विच इज सुपीरियर। दिस विच इज सुपीरियर यहाँ पे गलत होगा। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आवाहन का विलोम बताइएगा क्या होगा? आवाहन का विलोम बताइए, आवाहन का विलोम क्या होगा? तो आवाहन का विलोम आपका बनेगा विसर्जन। करेक्ट आंसर सी होगा। हिंदी सेक्शन अब स्टार्ट होगी। 17 से 18 आपको लोकतियां और मुहावरे के सही अर्थ चुनकर बताना है। देखिए ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। आंसर बताइएगा इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। करेक्ट आंसर बी बनेगा, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। अगला देखिए, अगला है काठ मार जाना। काठ मार जाना मीन्स क्या होगा? काठ मार जाना मीन्स हतप्रभ हो जाना, हतप्रभ हो जाना। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला देखिए 19 से 20 बनेगा। इस वाक्य में आए रिक्त स्थान को आपको पूर्तित करना है। तो देखिए व्यर्थ का डैश मत कीजिए, व्यर्थ का डैश मत कीजिए। क्या होगा आंसर? व्यर्थ का प्रलाप न कीजिए। करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला देखिए जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बताइएगा? उसे कहेंगे गुडाकेश। करेक्ट आंसर उसे कहेंगे गुडाकेश। अगला देखिए उस्ताद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। उस्ताद का पर्यायवाची क्या होगा? ये सभी होगा, गुरु, दक्ष और निपुण सब होगा। करेक्ट आंसर डी बनेगा।
निम्नलिखित में किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है बताइएगा प्रत्यय का प्रयोग? तो अब देखिएगा ना, किरण में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, वो कौन सा शब्द होगा? तो वह शब्द होगा अद्वितीय, आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है बताना है। जलता है जीवन पतंगा, जलता है यह जीवन पतंगा, यह कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार, करेक्ट आंसर बी बनेगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखिएगा, तो उल्लास का संधि विच्छेद आपको बताना है। उल्लास का संधि विच्छेद बताइए क्या बनेगा इसमें? उल्लास का संधि विच्छेद उत जोड़ लास, करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर डी, उत जोड़ लास। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला क्या गया है इसमें कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए क्या है गद्यांश, नौ उपभोक्ता संस्कृति ने पूरे विश्व को खोखली अर्थवादी सोच दी है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद ने तो हद ही कर दी। यह सांस्कृतिक उपनिवेशवाद बड़े राष्ट्रों और छोटे राष्ट्रों, धनी राष्ट्रों और गरीब राष्ट्रों एवं विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के बीच में ही रखा तरबूज नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र और समाज के भीतर पनपता नया स्व केंद्रित यथार्थ भी है। मनुष्य की अंजुरी में सहेजे भाव मुट्ठी भर रखा हो गए रखा राख हो गए, मुट्ठी भर राख हो गए, कोई आदर्श सुरक्षित नहीं बचा। स्वार्थ के बेखौफ बौखलापन ने संबंधों, मूल्यों और संवेदनाओं की जड़ों में अंगारे दाब दिए। पहले के समाज में स्वार्थ न रहा हो, उपभोक्ता न रहा हो, ऐसा बात नहीं है, पर वे लोग मनुष्य पहले थे, उपभोक्ता बाद में। खाते समय कोई आ जाए और घर में यदि और भोजन न हो तो अपनी थाली से थोड़ा सा उस भूखे के देने की बात कही गई है। पुराने समय में लोग ऐसे भी करते हैं। इसे नैतिकता भले ही कहीं, पहले तो यह मनुष्यता ही है। मनुष्य के संदर्भ, बोध और संवेदना का परिष्कार और विस्तार तो होना ही चाहिए। अपनी जरूरतों के साथ दूसरों की जरूरतों का ध्यान और उनकी पूर्ति में समान और संभाव भी व्यक्त की एक तरह से सांस्कारिक सारांशरिक सन्यासी ही बनाता है। संकीर्णता, तुक्षणता, ढोंग और डायनपनों से बाहर निकलकर मानवता का उच्चतर जमीन पाना, मुक्ति की रात रानी के देश में पहुंच जाना है। यहाँ बुद्ध, कबीर और गांधी पहुंच सकते थे। अगला देखिए, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बताइएगा इसका आंसर, कि गद्यांश के अनुसार पहले के समाज के उपभोक्ता पर कौन हावी दृष्टिगोचर होता है? कौन होता है बताइएगा? करेक्ट आंसर बनेगा आपका डी, यथार्थवादी सोच, आंसर डी बनेगा। फर्स्ट संज्ञा में ही था। निम्नलिखित में कौन सा भाव मनुष्य को सारांशरिक संन्यास बनाती है? बताइए कौन सा बनाती है? ये सबसे लास्ट में हम लोग पढ़े हैं, कौन बनाता है? तो आंसर बनेगा आपका करेक्ट आंसर सी, परहित का भाव रखना, आंसर बनेगा करेक्ट आंसर सी। अगला देखिए, गद्यांश के अनुसार जो मानवीय गुणों का ह्रास एवं आदर्शों की असुरक्षा उत्पन्न हुई है, उसकी जड़ में कौन से कारक निहित है? बताइए कौन से कारक उसमें निहित है? तो उसमें है नौ उपभोक्ता संस्कृति और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा कि गद्यांश के अनुसार किन नैसर्गिक मानवीय गुणों को व्यापकता प्रदान करने तथा उनके और अधिक शुद्ध रूप ग्रहण करने की बात कही गई है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसमें? सारांशरिक संन्यास के गुण, आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से स्व केंद्रित का हमें विलोम बताना है।
स्वकेंद्रित का विलोम क्या होगा यहाँ पे? इसका विलोम होगा पर केंद्रित। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर सी, पर केंद्रित। अगला देखिए क्या दिया है कि 31 से लेकर 35 तक नीचे प्रश्न दिए गए हैं समूह के 2 कथन और उसके बाद निष्कर्ष भी दिए गए हैं। तो हमें चलिए लेते हैं क्या है कथन और निष्कर्ष। बोला क्या है, उत्तर देना है यहाँ पे हमें, किसी में कथन है क्या नहीं, दोनों पढ़ना है, फिर तय करना है कि निष्कर्ष दिए गए कथन तर्कसंगत अनुसरण करते हैं चाहे सर्वज्ञ तथ्य कुछ भी हो। उत्तर दीजिए, केवल एक अनुसरण, केवल दो अनुसरण, एक और दो, और एक और दो दोनों करते हैं। तो देखिए इससे जुड़े क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कुछ पिन जो है क्या है, क्लिप है। कुछ पिन क्या है, क्लिप है। देखते हैं कुछ पिन जो है, कुछ पिन क्लिप है, ये डाल देते हैं इसके लिए, ठीक है। कुछ क्लिप पैन है, कुछ क्लिप जो है पैन डाल देते हैं पी। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या बन रहा है कि कुछ पिन जो है पैन है, कुछ पिन जो है क्या पैन है, बताइएगा। कुछ पिन जो है क्या पैन है, कुछ पिन पैन है। आंसर क्या बनेगा इसका बताइए। आंसर हम लोग का इसमें करेक्ट आंसर हो भी सकता है, ये जैसे यहाँ पे था हमारे पास, तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे, इसे ऐसे भी कर सकते थे, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी। कोई पिन पैन नहीं है, कोई पिन जो है पैन नहीं है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसे हम कंडीशन बनाएंगे तो नहीं भी हो सकता है। तो या तो 1 या तो 2 हो सकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसमें। तो आप बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर इसका या तो 1 या तो 2 निष्कर्ष अनुसरण करेगी। तो करेक्ट आंसर इसका सी बनेगा 31 का। अब देखिए 32 में क्या बोल रहा है कि कुछ पेड़ रेड है, कुछ पेड़ जो है, कुछ पेड़, चलिए हम इसे कुछ पेड़ लिखते हैं। कुछ पेड़ क्या है, रेड है। सभी रेड जो पेंट है पीले हैं, सभी रेड जो पेंट है वो क्या है, पीले हैं, ठीक है, पीले हैं। तो देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कुछ पेंट जो है पीले हैं, कुछ पेंट जो है क्या पीले हैं, कुछ पेंट पीले हैं, बात तो सही बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ पीले रेड है, कुछ पीले रेड है, ये भी बात सही क्योंकि है ही। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन रहा है, दोनों अनुसरण कर रहे हैं। यानी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए 33 बोल रहा है कि सभी सीटें जो है हॉट है, सभी सीटें जो है क्या है, हॉट है, सभी सीटें हॉट है, और सभी बेल्टें जो है हॉट है, सभी बेल्टें जो है, सभी बेल्टें हॉट है, और सभी सीटें हॉट है। तो ऐसे कर सकते हैं हम, एक ऐसा बड़ा सा और एक ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये बेल्ट लिख देते हैं और ये सीट लिख देते हैं और ये हॉट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सभी सीटें बेल्ट हैं, सभी सीटें क्या बेल्ट है, नहीं बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा आपका। सभी सीटें बेल्ट हैं, सभी सीटें बिल्कुल बेल्ट भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो सभी सीटें हैं हमारे बेल्ट के अनुसार ही हैं, क्योंकि सभी सीटें हमारे क्या है, हॉट है, और सभी बेल्टें हॉट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सभी हॉट या सीटें या बेल्टें हैं नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या बना हमारा, सिर्फ एक सही हुआ, यानी आंसर क्या बनेगा इसमें 33 का राइट आंसर अनुसरण एक सिर्फ करता है ना, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए 34 में है कि कुछ खिलाड़ी जो है भारतीय है, कुछ खिलाड़ी क्या है, भारतीय है, कुछ खिलाड़ी भारतीय है, ठीक है, भारतीय है, सभी भारतीय अच्छे हैं, सभी भारतीय अच्छे। देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ अच्छे भारतीय हैं, कुछ अच्छे जो है भारतीय हैं, बात सही है। कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, ये भी बात सही है। यानी हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ पे कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ अच्छे भारतीय हैं, कुछ अच्छे जो है भारतीय हैं, बात तो सही है। यानी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकल रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी बन जाएगा।
क्योंकि दोनों निष्कर्ष है। अगला देखिए, कुछ आंखें कान है, कुछ आंखें जो है कान है, कुछ आंखें कान है, कुछ आंखें कान और कुछ कान हाथ है, कुछ कान जो है हाथ है। देखिए कोई हाथ आंखें नहीं है, कोई हाथ जो है, कोई हाथ आंखें नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? हो भी सकता है, नहीं भी, यदि हम यहाँ पे इसको बना दे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ हाथ आंखें हैं, कुछ हाथ जो है आंखें हैं, ये भी वही कंडीशन हो सकता है, यानी या तो एक या तो दो हो सकता है, तो इसका आंसर सी बन जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिया गया 36 से 38 हमारे पास बनेगा क्या है कि प्रोधान दिया गया है ना, कथन और उसका पूर्वधान दिया है। देखिए तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, जिसमें आंसर पहला बनेगा इसका क्या, पहला आंसर केवल एक अंतर्निहित, दूसरा में दो और तीसरा में ना तो एक और ना ही दो निहित है और चौथा है कि एक और दो दोनों निहित है। तो देखिए कथन क्या है, कथन में बोल रहा है कि बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। पूर्वधारणा क्या है? हाँ, हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो। दूसरा क्या है, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को भर्ती करने में सहायता मिलती है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, मतलब ये दोनों होगा करेक्ट। हो सकता है देश के सभी लोग उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो और परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक लोग क्या होंगे, भर्ती करने में सहायता मिलेगी। तो करेक्ट आंसर इसकी ऑप्शन डी बनेगी। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोल रहा है कि कथन, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए प्रोधारणाएं क्या है कि शहर में प्रदूषण सिर्फ वहां मौजूद फैक्ट्रियों से ही पैदा हो सकता है। अगला देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है। हो सकता है कि लोग पुनर्स्थापित फैक्ट्रियों तक रोजाना यात्रा कर ले। हो सकता है कि लोग पुनर्स्थापित फैक्ट्रियों तक रोजाना यात्रा कर ले, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ना तो एक और ना ही दो, यानी ऑप्शन सी हमारा फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, बोल क्या रहा है कि सरकार ने आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के लिए मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की है। प्रावधान क्या है? हो सकता है आतंक की ऐसी घटना निकट भविष्य में न हो। दूसरा क्या है, यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? तो आंसर बनेगा सिर्फ और सिर्फ दो इसमें है, मतलब यह मुआवजा जो है नागरिकों के मन के वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है। तो आंसर बनेगा भी, मतलब दूसरा पूर्वधारणा इसका फॉलो कर रहा है। अगला क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन में कि 39 से लेके 40 तक बनेगा, इसमें दिया क्या गया हमारे पास, निष्कर्ष और तर्क संगत दिया गया। तो आइए देखते हैं हम लोग कथन और उसका निष्कर्ष, जिसमें पहला बोल रहा है कि केवल एक तर्क संगत होगा, दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि दो, तीसरा में ना तो एक और ना ही दो तर्क संगत होगा और चौथा में बोल रहा है एक और दो दोनों होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें कि देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को जून की 1 जून की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? देखिए पहले निष्कर्ष पढ़ते हैं कि कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। क्या बनेगा आंसर बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर ये दो, सिर्फ दो बनेगा, क्यों? जनसंख्या को नियंत्रित करिएगा तभी तो बच पाएगी ना। तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला देखिए, भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। देखिए इससे निष्कर्ष क्या है कि ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। दूसरा है परिवार का असीमित आकार जो है भारत में निर्धनता का कारण है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर बनेगा हमारा एक और दो दोनों निर्धन इसमें करता है निष्कर्ष। तो राइट आंसर डी बनेगा, दोनों परिपूर्ण है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है 6 स्त्री की मंडल, 4 नर्तकी हैं, 4 गायिका है, 1 अभिनेत्री, 3 वायलिन वादिकाएं हैं। गिरजा और वनजा वायलिन वादिका है, जबकि जलजा और शैलेजा वायलिन बजाना नहीं जानती। शैलजा और तनुजा नर्तकी में से हैं। जलजा
वंजा, शैलजा और तनुजा सभी गायिका हैं और उनमें से 2 वायलिन वादिका भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि पूजा अभिनेत्री तो निम्नलिखित में से कौन है? निश्चित रूप से नर्तकी भी है और वायलिन वादिका भी है, बताइए कौन है। तो इसे आपको डायग्राम बेस पे बनाना होगा कि हाँ यहाँ पे डाल दीजिए कौन कौन है, और इधर नर्तकी डालिए, गायिका डालिए, यहाँ वादिका डालिए, है ना, वायलिन वादिका, ये सब डालिएगा यहाँ पे प्रॉपर वे में, तब अच्छे से बन पाएगा। कौन है तो बताइएगा, उसमें कौन नहीं है तो काटिएगा, कौन है तो साइन देकर बनाएगा, तब बहुत ही अच्छे से बनेगा। इसका करेक्ट आंसर बता देते आपको। आंसर जो बनेगी कि वायलिन वादिका भी है, तो वो कौन है, वह है तनुजा। आंसर आपका डी आएगा, बनाइएगा तो। अगला प्रश्न देखिएगा कि 2 पुरुष अनिल और डेविड तथा 2 महिलाएं शबनम और रेखा एक विक्रेता समूह में है। केवल 2 तमिल भाषी है, अन्य 2 मराठी भाषी है। इनमें से केवल 1 पुरुष और 1 महिला कार चला सकते हैं। शबनम जो है मराठी भाषी है, अनिल जो है तमिल भाषी है, तो रेखा और डेविड दोनों कार चला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा कथन आ रहा है सही। दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं, दोनों मराठी भाषी कार चला सकते हैं, दोनों कार चलाने वाले मराठी भाषी हैं, कार चलाने वाले में से एक तमिल भाषी है। तो करेक्ट आंसर क्या निकला हमारा, राइट आंसर डी। अगला देखिए, एक समतल में रेखा एक्स रेखा वाई के अनुलंब है और रेखा जेड के समानांतर, तो रेखा यू रेखा भी और रेखा डब्ल्यू दोनों के अनुलंब है, तो रेखा एक्स और भी के अनुलंब है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें से कथन सही होगा जेड यू और डब्ल्यू के समानांतर है, बिल्कुल नहीं। एक्स भी और वाई के समानांतर है, जेड भी यू सभी डब्ल्यू के अनुलंब है, वाई भी डब्ल्यू समानांतर है। तो करेक्ट आंसर क्या बना, राइट आंसर डी बना हमारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया है 44 से 45, हमारे पास क्या दिया गया है, तो कथन दिया है और उसका कार्यवाही दिया गया है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका आएगा एक अनुसरण करता है, दूसरा में 2, तीसरा में ना तो एक और ना ही 2, चौथा में 1 और 2 दोनों करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कथन। कथन दिया है कि राज्य विधान सभा के चुनाव से पहले अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में खड़ी फसलें की भारी नुकसान हुआ। तो कार्यवाही क्या क्या हो सकती है, देखिए कार्यवाही है कि उम्मीदवारों को प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए। दूसरा है सरकार को प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर 2 सिर्फ फॉलो करेगा। दूसरा कि सरकार को प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज घोषणा करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी बनेगा इसका। अगला देखिए क्या कह रहा है, सरकार द्वारा निधि प्राप्त बहुत से शाश्वत संस्था या संगठनों को गैर व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने की सूचना है, जिससे ये अव्यवस्था और बद इंतजामी पर परिणत हो रहे हैं। तो देखिए कार्यवाही क्या है, सरकार को संस्थाओं या संगठनों की स्थिति में सुधार लेने के उपाय सुझाने के लिए तत्काल एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। दूसरा क्या है, सरकार को इन संस्थाओं या संगठनों को अपनी आय और व्यय के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए करना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, करेक्ट आंसर 2 इसमें फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए 46 से लेकर 47 तक बनेगा, आपके पास कथन और कारण दिया गया है, जिसमें देखिए क्या बनेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है क्या कि कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण जो है कथन की उचित व्याख्या करता है, पहला में बनेगा। दूसरा में क्या आएगा आंसर आपका कि कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण जो है कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कि कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है। चौथा है कि कथन असत्य है किंतु कारण जो है सत्य है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और बनाते हैं। तब कह रहा है क्या कि कथन एड्स का कोई टीका विकसित नहीं हुआ है, कारण क्या है, एड्स विषाणु गुणसूत्र में परिवर्तन ले लेता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा राइट आंसर ए बनेगा, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण जो है कथन की उचित व्याख्या करता है, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न बोल रहा है
46 में कि हम लोग जाड़े के दिनों में सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। कारण क्या है? सफेद कपड़ा ऊष्मा का बुरा अवशोषक होता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा हमारा करेक्ट आंसर डी। कथन असत्य है किंतु कारण जो है सत्य है। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोल क्या रहा है कि 48 से लेके 50 तक बनेगा। ठीक है, इसमें भी क्या दिया गया आपके पास? एक दूसरे को प्रभाव करने के लिए दिए गए हैं स्वतंत्र कारण। तो देखिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला में बोल रहा है क्या कि कथन 1 और 2 दोनों प्रभाव करते हैं। दूसरा में बोल रहा है कथन 2 और कथन 1 प्रभाव है। तीसरा में बोल रहा है कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। चौथा में बोल रहा है कि 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। तो देखिए क्या है हमारे पास। एक संस्था, पहला है कि एक संस्था के यूनियन के कर्मचारियों ने आने वाले महीनों में उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने सदस्य में से पहले श्रेष्ठ प्रयत्न करने का आग्रह किया। दूसरा है कि एक संस्था के प्रबंधन ने अपने कर्मचारी के लिए उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना की घोषणा की है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा कथन 2 कारण और कथन 1 प्रभाव है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा 48 का। अगला प्रश्न देखिएगा 49। कह रहा है क्या? चालू वर्ष में गेहूं के उत्पादन ने पिछले सारे रिकॉर्ड को पार कर लिया है। दूसरा बोल रहा है कि पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की इसके उत्पादन से बहुत कम था। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 50 नंबर बोल रहा है कि कंपनी के बहुसंख्यक शेयर धारकों ने अल्पसंख्यक शेयर धारकों के शेयरों को खरीदने का निर्णय लिया है। दूसरा बोल रहा है कि कंपनी को पिछले 3 महीने से हानि हो रही है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला बोल रहा है क्या कि 51 से 53 तक आपके पास क्या दिया हुआ है? तो देखिए कथन और तर्क दिया है। तो देखिए इसमें कथन तर्क में बोल रहा है कि केवल ऑप्शन मतलब आपको जो सही होगा वो कि केवल तर्क 1 है, केवल तर्क 2 प्रबल है, ना तो 1 और 2 प्रबल है, और चौथा में है कि 1 और 2 दोनों प्रबल है। तो देखिए कथन क्या है। क्या भारत के सभी स्कूल में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए? तर्क में क्या बोल रहा है? हाँ, तर्क में पहला बोल रहा है नहीं, छात्रों को अल्प आयु से ही परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। दूसरा बोल रहा है हाँ, इससे छात्रों को पार्श्वतः सोचने और अपने रचनात्मक शौक को पूरा करने में सहायता मिलेगी। तो आंसर बताइए क्या बनेगा? आंसर करेक्ट होगा, ना तो 1 प्रबल है और ना ही 2 प्रबल है। करेक्ट आंसर आपका सी बनेगा ऑप्शन नंबर 51 का। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला बोल रहा है क्या कि क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तर्क देखिए हाँ, प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर और स्नातक नौकरी नहीं पा सकते हैं क्योंकि मांग आपूर्ति से बहुत कम है। दूसरा है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में सतत बढ़ रही टेक्नोक्रेटों की मांग की पूर्ति के लिए भारत को अधिक तकनीकी अर्हताएं प्राप्त लोगों की जरूरत है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। केवल इसमें 2 प्रबल था। आंसर नंबर बी बनेगा करेक्ट आंसर। इसमें सिर्फ 2 प्रबल था कि नहीं, मतलब कि बनाया जाना चाहिए तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में मतलब पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तो नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए बल्कि उसे और बनाना चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए, है ना। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है क्या कथन में कि क्या भारत में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए? तर्क बोल रहा हाँ, बहुत से देशों में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम केवल एक ही है। दूसरा बोला नहीं, भारत जैसे बहुभाषी देशों में एक व्यवहारता नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर दिख रहा है कि नहीं, भारत जैसी जो, क्योंकि भारत जो है कैसी देश है, बहुभाषी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ऐसे हमारे संविधान में आपको पता ही है टोटल 22 भाषाओं की मान्यता है ना। तो आप देखते हैं इतनी सारी भाषाएं हैं, तो उसके लिए क्या एक ही भाषा होनी चाहिए? नहीं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, मतलब 2 इसमें अनुसरण कर रहा है। अगला देखिए। बोल क्या रहा है कि एक बंदर किसी फिसलनदार जो है 16 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में वह 1/4 मीटर फिसलता है, तो वह खंबे की चोटी पर कब पहुंचेगा? बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये।
आंसर क्या बनेगा इसमें? ना ही 30, ना 36, ना 32। आंसर पे क्या बनेगा? राइट आंसर इसका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 6 मित्र हैं, 5 मित्र है ना, कितने हैं? 5। पांचों में कौन जो है अचूक मध्य में है, जबकि वे इस क्रम से लाइन पे खड़े हैं? देखिए क्रम क्या है, क्यू जो है आर के तत्काल दाहिने ओर है। क्यू क्या है? आर के तत्काल दाहिने है। ठीक है, आर के तत्काल दाहिने हमने डाल दिया। अब बोल क्या रहा है कि पी और आर के ठीक मध्य में कौन है? पी और आर के ठीक मध्य में है टी। पी और आर के ठीक मध्य में है टी। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, आर और एस के मध्य में कौन है? क्यू है। आर और एस के मध्य में कौन है? आर और एस के मध्य में क्यू हो गया। तो देखिए हमें क्या बोल रहा है कि अचूक मध्य में कौन है बताइए। तो मध्य में कौन दिख रहा है? मध्य में कौन दिख रहा है? इधर से दो, इधर से दो, मतलब बीच में आर दिख रहा है। करेक्ट आंसर सी बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को शुरू किया गया है? तो वो कौन सा है? योजना आयोग कब बना था? यह 1950 में बना था। शुरू कब किया गया था? 1951 से शुरू किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब जो है कि इसे कब खत्म कर दिया गया? इसे खत्म कर दिया गया था 2014 में। ठीक है, और 2015 से जो है लागू कौन हो गया? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग स्टार्ट हो गया। इसके प्रथम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी थे। अगला प्रश्न देखिए, ये भी 5 वर्षों का योजना है। भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे ग्रिडर रेल पुल का निर्माण नोनी में किया गया है। नोनी में किया जा रहा है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? नोनी कहाँ पे है बताइए। करेक्ट आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, मणिपुर। राइट आंसर बनेगा डी, मणिपुर में किया जा रहा है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है? उत्तरी मैदान में मिट्टी कौन सा ज्यादा पाया जाता है? तो वह मिट्टी कौन पाया जाता है बताइए। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर बी, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और मिट्टी भी 4 प्रकार की होती है, आपको पता ही है। कौन कौन है बताइएगा। तो जलोढ़ है, काली है, लैटेराइट है, लाल मिट्टी है ना। अगला देखिए, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? बताइए कौन होता है? जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन होता है? आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा एडीज। आंसर ए बनेगा, एडीज है। अगला देखिए, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए के बीच जो सत्याग्रह आंदोलन चलाने किस जगह पे पहुंचे थे? सबसे पहले 1917 कहाँ पे गए थे? बिहार। पश्चिम चंपारण। कौन सा आंदोलन? तो चंपारण सत्याग्रह किए थे। और यह सत्याग्रह आंदोलन किए थे कहाँ पे? सूती कपड़ा कारखानों मजदूरों के बीच। तो आंसर बनेगा अहमदाबाद में। आंसर डी बनेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आंसर सी बनेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किन धातुओं के द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग किन धातुओं के द्वारा किया जाता है? क्रोमियम, कॉपर और निकेल के द्वारा। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, कंप्यूटर का वह अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है कंपाइलर। क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, बादशाह बनने के पहले हुमायूं कहाँ का जागीरदार था? बादशाह बनने से पहले हुमायूं कहाँ का जागीरदार था? तो वह था संभल का। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, कथकली किस राज्य के, और बता दें आपको हुमायूं जो थे ये 4 भाई था। हुमायूं कितना था? 4 भाई था, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं ही था। बाबर का 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं था, इसलिए ये बना था राजा। और इसके बाद इसका बेटा खुद अकबर बना। फिर उसके बाद कौन आए? जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, है ना। अगला देखिए, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय रंग कला यानी नृत्य है? कथकली बताइए किस राज्य का है? तो आंसर बनेगा बी, केरल का है। आंसर क्या बनेगा? बी, केरल। कुचिपुड़ी किस राज्य का बता दीजिए? आंध्र प्रदेश की है।
अगला प्रश्न देखिए, जिब्राल्टर जल संधि किनको किनको जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि यह जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। अगला देखिए, पेट्रोलियम देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय वियना में है। आंसर बनेगा बी, ओपेक का मुख्यालय वियना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रनाडे किए थे। कौन के थे? एमजी रनाडे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखिए, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे वर्षा वाला स्थान मासिनराम। कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में, भारत में है। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची से संबंधित है। कौन सी अनुसूची में दी गई है? 7वीं अनुसूची में दी गई है। और यह किस सूची में सूचीबद्ध है, यह बताना है आपको। केंद्रीय, राज्य, समवर्ती या विश्व? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बी, राज्य में है विकलांग और बेरोजगारों को राहत। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन किस देश में किया गया? कहाँ पे किया गया था? यह रूस में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत प्रदान करने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग जो है नियंत्रित विद्युत प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड का निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक है? कौन है बताइए? तो आंसर बनेगा सभी, कार्बनिक पदार्थ, जल और प्रकाश। आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? किस राज्य में बताइए? 2011 के अनुसार बताना है। तो आंसर बनेगा आपका सी, केरल में। राइट आंसर बनेगा सी, केरल। निम्नलिखित में कौन सा जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। आंसर सी बनेगा। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज्य था? तो आंसर बनेगा ए, संगम। आंसर ए बनेगा संगम। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। आंसर बनेगा सी, हर्षवर्धन। मेरा गांव मेरा गौरव योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की गई है? तो आंसर क्या बनेगा? कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा। आंसर ए बनेगा, कृषि एवं किसान मंत्रालय। देखिए, अगला प्रश्न यह है कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी किस स्थान से कहाँ हस्तांतरित की थी? कहाँ की थी? तो कन्नौज, थानेसर। आंसर बनेगा ए, थानेसर, कन्नौज। अगला प्रश्न है कि संगम काल में मुंजिरिस बंदरगाह किस तटीय क्षेत्र में स्थित था? किस क्षेत्र में स्थित था? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, पूर्वी तटीय। आंसर बनेगा बी। अगला है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है बताइए? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, यह जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ गलती है तो इसका क्या होता है? जब बर्फ गलती है तो क्या होता है? यह आयतन घटती है। आंसर ए बनेगा। अगला है, भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी सांसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्य को छिपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वह कहलाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। आंसर सी बनेगा। देख ले, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगुलहास समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? अगुलहास समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? तो यह चलती है हिंद महासागर में। आंसर ये बनेगा हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है? रासायनिक बंध बनने पे क्या होता है? सदैव जो है ऊर्जा बाहर आती है।
आंसर ए बनेगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाते हैं? 15 मार्च को। आंसर बी बनेगा, 15 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी, समानता का अधिकार। राइट आंसर बनेगा सी, समानता का अधिकार। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में कौन सा है बताइए। तो आपको पता होना ही चाहिए कि जल में घुलनशील विटामिन जो है वह है बी एंड सी। करेक्ट आंसर आपका बनेगा, राइट आंसर डी होगा यहाँ पे। और जो वसा में घुलनशील है वो कौन से है? तो ए, डी, ई, के। ये जो है 4 विटामिन जो है कहाँ पे घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है, ये याद रखें। वसा में घुलनशील ये 4 विटामिन ए, डी, ई, के, और पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील बी और सी है मात्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्रीय तट है? कौन से राज्य के पास है बताइए। आंसर बनेगा बी, गुजरात के पास है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। गुजरात के खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था बताइएगा। कौन किए थे? महात्मा गांधी। आंसर बनेगा बी। पवित्र संधि निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है बताइए। आंसर बनेगा ए, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा के बीच है। आंसर ए बनेगा। अगला है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? पुरी जो ओडिशा में पड़ता है, ये जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह है कृष्ण को। आंसर बनेगा ए, कृष्ण। मानव संसाधन प्रबंध की निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता है? कौन सी विशेषताएं हैं? ये सभी हैं। कार्य विश्लेषण, कर्मचारियों का चयन, पद योग्यता। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए। नीचे लिखे कथनों में से कौन जो है एक उत्तम शिक्षक का पहचान नहीं है? कौन नहीं हो? तो आंसर क्या बनेगा? ये सभी नहीं है। देखिए क्या क्या है। उसे अपनी विषय वस्तु का उद्देश्य का ज्ञान नहीं होना चाहिए। उसे बाल मनोवैज्ञानिक प्राप्त ज्ञान नहीं हो, यह भी होना चाहिए था। उसे स्कूल में होने वाले प्रोग्रामों का ज्ञान नहीं हो, यह भी होना चाहिए था। तो इसलिए आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन अध्ययन की आवश्यकता पर बल देता है? कौन देते हैं? आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, ये सभी। मानसिक विकास, स्वास्थ्य में मनोवृत्ति और मार्ग निर्देशन। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। बालकों में आत्मविश्वास, तर्क और चिंतन शक्ति का विकास किससे होता है? किससे होता है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, वाद विवाद से। आंसर क्या बनेगा? वाद विवाद से। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कारक जो है अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है या करते हैं? तो आंसर बनेगा ये सभी। आकांक्षा, आवश्यकताएं और प्रतियोगिता। आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिएगा कि संप्रेषण में सनिकता का निर्धारक तत्व कौन सा है? कौन सा निर्धारक तत्व? सामाजिक नियम। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी। किस अभिप्रेरक के अभाव से प्राणी जो है जीवित नहीं रह सकता है? किससे नहीं रह सकता है बताइएगा। जन्मजात अभिप्रेरक से। आंसर ए बनेगा। शिक्षक पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है। शिक्षक पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इनका मुख्य लक्ष्य होता है प्रशासनिक व्यवस्था करना। आंसर ए बनेगा, प्रशासनिक व्यवस्था को करना। अगला देखिए। एक अध्यापक वस्तुतः सिखाता है, क्या सिखाते हैं? तो वह सिखाते हैं अध्यापन से। आंसर सी बनेगा, अध्यापन से सिखाते हैं। वह आंतरिक शक्ति जो अनेक उद्दीपनों का परिणाम होता है, वह क्या होता है? वह होता है अभिप्रेरणा। आंसर बनेगा बी, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न देखिए। अगला बोल रहा है क्या कि एक प्रबंधक के रूप में अध्यापक का कौन सा दायित्व नहीं है? कौन से दायित्व नहीं है बताइए। तो इसमें आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, दिन प्रतिदिन के जो है शैक्षिक कार्यों से अनुपस्थित रहना। आंसर डी बनेगा, इनका ये दायित्व नहीं है। अनुपस्थित नहीं रहना, प्रेजेंट रहेंगे।
उपस्थित रहेंगे तभी तो देखभाल करेंगे सभी का। अगला देखिए, एक जो नेतृत्वकर्ता में कौन सा या कौन से नेतृत्व का गुण आवश्यक है? कौन सा है आवश्यक? तो ये सभी है, बौद्धिक कुशाग्रता शक्ति, आत्मनिर्भरता और उत्तरदायित्व। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी। अगला देखिए, प्रशासनिक अभिलेख नहीं है। प्रशासनिक अभिलेख नहीं है मीन्स फर्नीचर पंजिका। आंसर सी। अगला देखिएगा, प्रशासनिक अभिलेख नहीं है वो कौन है? फर्नीचर पंजिका। नहीं तो सभी ये प्रशासनिक अभिलेख ही क्या है। अगला है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए, जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी है, आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य लक्ष्य है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? शाश्वतता। आंसर सी बनेगा। क्या है इसका लक्ष्य? शाश्वतता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विधि शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? आंसर बनेगा बी, अनुवर्ग शिक्षण विधि। आंसर बनेगा बी, अनुवर्ग शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के क्षेत्र में 6E5S मॉडल से इस मॉडल में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? अन्वेषण की क्षमता, मानक, मूल्यांकन। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, सभी है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार मुख्य रूप से अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं 2 प्रकार के। आंसर बनेगा ए, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगला प्रश्न देखिए कि विचार गोष्ठी योजना के उद्देश्य हैं। क्या है इसके उद्देश्य? तो इसके उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य। आंसर बनेगा सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से क्या इंडोर गतिविधि नहीं है? क्या नहीं है? तो आंसर बनेगा फुटबॉल खेलना, ये आउटडोर है। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद श्रेष्ठ नागरिक के गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? आंसर बनेगा सी, छात्रों को सामाजिक समस्याओं की आधारभूत सच्चाई का एहसास कराया जाए। आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्कूल अभियोजन किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए है? तो अध्यापक के लिए भी है, अभिभावक के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए भी। आंसर डी बनेगा, सभी के लिए। विद्यालय का हृदय होता है। क्या होता है विद्यालय का हृदय? पुस्तकालय होता है। आंसर ए बनेगा, पुस्तकालय। अगला है कि शिक्षा प्रशासन के कौन कौन से आधार है? बताइए कौन कौन से आधार है? तो शैक्षिक उद्देश्य है इसके आधार, समाज का दार्शनिक दृष्टिकोण है इसका आधार, शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार है इसका, और लास्ट है डी, ये सभी। यानी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर डी, ये सभी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रधानाध्यापक से स्कूल खोलने के बाद कौन सी अपेक्षाएं की जा सकती है? कौन सी अपेक्षाएं की जाती है? तो वो अपेक्षाएं कौन है? शिक्षक जो है तत्कालिक तैयार करना, कार्य का विभाजन करना और शिक्षकों की योग्यता का ध्यान रखना, उपयुक्त सभी। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। तो वैसे हम लोग ने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया अरिहंत पब्लिकेशन का। अब सेट 2 जो है हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये तीनों सेट खत्म हो गई इसका भी मैराथन क्लासेस में करा दूंगा। और जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 3000 MCQ कराना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर यस लिख कर भेजिए कि हाँ सर करानी है 3000 MCQ, तो हम सब्जेक्ट वाइज आपका करा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।